ओके, तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे पूरा डिस्कस कर दें, बट देखते हैं कितना करता हूँ। अब कैसे इसको करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ डीपीपी 1 डीपीपी 2 में, तो आप उसको एक बार डीपीपी 1 को देख लीजिए। ठीक है, डीपीपी 2 को शुरुआत का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। ठीक है, और हम ये कंटिन्यू करेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि इन फिगर सोन देयर इज अ हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हॉलो हेमिस्फीयर रेडियस आर का इट हैज द यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द टोटल मास स्मॉल एम। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए डी बी, ए पे, डी पे और बी पे, भी ए भी डी भी बी है। डिस्टेंस ऑफ डी एंड बी फ्रॉम द सेंटर इज r by 2 and 2r। ये दूरी r by 2 है और ये दूरी 2r है। द पॉइंट सी डी बी आर लेइंग ऑन द रेडियल लाइन ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ। दिस वन इज हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, और एक पॉइंट इसके सामने यहाँ पे है। अब बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो आपको बताया चुका है कि ये जो सरफेस है ना, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ऐसे होती है। मतलब सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता। यहाँ पे ये फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो हेमिस्फीयर केस में जो सरफेस पे फील्ड की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि मासेस है, ऐसे होता है। अब ये कैसे आपके मॉड्यूल में होगा, आप वहां पे डिस्कस किया गया था, तो वहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसको इस तरीके से किया जा सकता है कि ऐसा ही हेमिस्फीयर नीचे ले लो, तो यहाँ पे नेट जीरो आना चाहिए ना, तो तभी होगा जब ऐसे होगा, तभी तो वो भी नीचे अटैक करेगा। अगर तुम किसी एंगल पे ले लिए, किसी एंगल पे, तो नीचे वाले से तुम लोगे, तो तुम देखना वो किसी और एंगल पे जाएगा, तो रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो पाएगा। रिजल्टेंट अंदर तभी कैंसिल होगा जब इस सरफेस से फील्ड की वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता। चलो ये पॉइंट मान लो, क्या क्या उन्होंने दे रखा है, ए सी डी बी, ए सी डी एंड बी। अच्छा, यहाँ पे इतना तुम्हें समझ में आ गया कि अगर हर जगह फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। फील्ड के परपेंडिकुलर क्या पोटेंशियल चेंज होता है? क्या नहीं, इक्वी पोटेंशियल लाइन में जाती है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा। और इधर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होता है, अट्रैक्टिव। तो मुझे बताओ मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये तो हम जानते हैं ना कि फील्ड के अगर अपोजिट तुम चलोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। तुम ऐसे दिखा सकते हो, बाकी का पोटेंशियल निकाल दो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्फीयर कंप्लीट बना, इसका मास स्मॉल में उन्होंने दे रखा है, और इसका भी मास स्मॉल में। फिर पीछे सेंटर का पोटेंशियल बताइए, सेंटर का पोटेंशियल। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या लिखोगे, -2 माइनस जी इंटू टोटल मास एम और एम बाई सेंटर से दूरी। ये सेंटर का पोटेंशियल बन गया, ये सेंटर का पोटेंशियल बन गया। लेकिन ये पोटेंशियल इसके और इसके दोनों की वजह से आ रहा है ना, तो इसके वजह से अगर भी आ रहा है, तो सिमेट्री से इसके वजह से यहाँ पे भी जाएगा, मतलब 2 VC। वट इज VC? -GM/R। 2 से 2 हट गया। इसका मतलब ये जो सेंटर का पोटेंशियल है VC, वो इसके बराबर होगा। तो VC बराबर VA बराबर VD, एंड दिस वन इज इक्वल टू -GM/R।
आपको पीछे पॉइंट बी का पोटेंशियल जिसकी दूरी कितनी है 2r है, मतलब ये दूरी 2r है। ये दूरी 2r है तो कितना होगा, तो इससे अगर 2r दूरी पे जाओ एक पॉइंट ले लो तो वहां का पोटेंशियल क्या लिखोगे माइनस जी टोटल मास m और m 2m डिवाइड बाई सेंटर से दूरी दैट इज 2r। और ये जो पोटेंशियल होगा ऊपर वाले की वजह से अगर v1 है नीचे वाले की वजह से भी यहाँ पे v1 है तो 2v1 बनेगा। तो v1 कितना आ गया माइनस 2 से 2 कटेगा माइनस जी एम अपॉन 2r। इसका मतलब जो b का पोटेंशियल होना चाहिए दिस इज नथिंग बट माइनस जी एम अपॉन 2r एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। 24 के लिए कह रहा है कि a cavity of radius r is present inside the fixed solid dielectric sphere of radius r। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका रेडियस स्मॉल r है और कैपिटल R का ये स्फीयर है। Have a volume charge density rho, the distance between the center of sphere and cavity is a। इसकी बिंदु a है। An electron is released inside the cavity and at angle 45 degree as shown। This angle is 45 degree। ठीक है, the electron will take इतना time to touch the sphere again, neglect gravity, find the value of p। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। 24 इस बड़े वाले का सेंटर ये है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस स्मॉल r है, ये दूरी a के बराबर है और यहाँ पे थीटा एंगल पे एक इलेक्ट्रॉन को आपने छोड़ दिया, चार्ज डेंसिटी रो है। तो रो चार्ज डेंसिटी में पता है कि किसी भी कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दिस इज रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। और जो r होता है उस कैविटी के सेंटर का इस सेंटर से दूरी होती है दैट इज a। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कैविटी के अंदर और डायरेक्शन ऐसे होगा, सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाके इसे टकरा जाएगा, यहाँ पे टकराएगा। तो क्या लगाओगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो अगर इस डायग्राम को मैं बनाऊं ऐसे और सेंटर कैसे दिखाऊं इस तरीके से, ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये भी क्या आएगा थीटा, ये भी क्या आएगा आपका थीटा, ये भी क्या आएगा थीटा। तो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये r है, ये थीटा r cos थीटा। आज का वॉल्यूम कम करना, ये भी आएगा r cos थीटा। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाकर टकराएगा तो लगाएंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स कांस्टेंट आएगा। फोर्स क्या आएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या है ई के बराबर क्यू इंटू ई, ये आ गया फोर्स, देखो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा मास से डिवाइड करके, डिवाइड कर दिया मास से, बन गया इतना। चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है तो आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो। तो एस ये है, यू जीरो है इनिशियली, हाफ एटी स्क्वायर ये रख दो, तो ई रो ऑफ ए 3m एप्सिलॉन इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, ये 2:3 6 बनेगा, 6 के यहाँ भेजो 12 r cos थीटा और m भी तो आएगा m एप्सिलॉन डिवाइड बाई ई रो इंटू ए का अंडर रूट बनेगा। अब क्वेश्चन में थीटा उन्होंने क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है उन्होंने 45 डिग्री, तो 45 उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, तो 45 प्लेस करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/√2
तो √2 इधर जाएगा, तो 6 × 2 है ना, तो बनेगा कितना, √6√2 और m/ε0 डिवाइड बाई E रो इंटू ए, दिस इज द टाइम। फॉर्मूला में क्या वैल्यू दी गई है, p√2 m, p की वैल्यू क्या आएगी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 24। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है, कह रहा है कि a planet revolve around the sun in elliptical orbit of semi major axis इतना, the aerial velocity of the planet when it nearest to the sun is इतना, the less distance between the planet and sun is इतना, find the minimum speed of the planet in km/s। चलिए डायग्राम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक इलिप्स बनाएंगे और ये पार्टिकल एकदम इसके पास में, दिस वन इज द वेलोसिटी v1 मान लो, रेडियस इसका r1 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेमी मेजर एक्सिस, इलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ इतना है, मतलब अगर इसका सेंटर से ये दूरी a के बराबर है, तो क्वेश्चन में ये नोट रखा है 2 × 10⁶ मीटर, 12 है ना, 6 की जगह पे 12। और क्या डेटा में, द एरियल वेलोसिटी इज 4.4 × 10⁻16, 4.4 × 10⁻16, एरियल वेलोसिटी dA1/dt is 4.4 × 10⁻16 मीटर/सेकेंड। Least distance between planet and sun is 1.8 10⁻12, 1.8 10⁻12, 1.8, R1 जो है 1.8 10⁻12 है। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड बताइए। तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे आएगा ना, दैट इज v2, मैक्सिमम स्पीड ये आएगा, मिनिमम स्पीड आएगा, जितना जितना पार्टिकल दूर जाएगा स्पीड घटेगी, जितना पास आएगा स्पीड बढ़ेगी, v2 निकालना है। ओके अच्छा, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हमें इसी का हेल्प है, ठीक है। देखिए कैपलर्स का जो थर्ड ला था ना, हाँ थर्ड नहीं सेकेंड ला, इसमें कहा गया था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे एरियल वेलोसिटी, एरिया निकालेंगे। अच्छा dt टाइम ये दूरी कितना तय करेगा, अगर ये r1 है, ये dt टाइम की दूरी तय करेगा, दिस वन इज v1t dt, v1 dt, एरिया वेलोसिटी निकालना है ना, तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस r1, ये एरिया कितना है, एरिया dA इज 1/2 into this length r1 into this length v1 dt। यहाँ से dA/dt की वैल्यू आ गई इस स्टैंड के लिए 1/2 r1 v1, और इसको कांस्टेंट रखना है। अच्छा यहाँ के लिए क्या होगा, अगर ये दूरी r2 है, सबसे दूरी r2 है, r2 है, तो ये dA1/dt है, सिमिलरली dA2/dt की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 1/2 r2 इंटू v2। अब यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो 1/2 r1 v1, तो 1/2 r1 v1 की वैल्यू बनेगी 4.4 10⁻16, इससे r1 v1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 8.8 इंटू 10⁻16। अब यहाँ का dA/dt ये भी तो वही रहेगा, एरिया एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो फिर r2 v2 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी यही आएगा 8.8 इंटू 10⁻16।
R1 पता है, V1 तो पता नहीं आपको। R2 V2 की वैल्यू इतनी आएगी ना। R1 पता है, ये दूरी पता है, और ये दूरी पता है। ओके, अच्छा अगर इसेंट्रिसिटी को मैं E मान लूं तो इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये जो दूरी होती है दैट इज ए, ये दूरी होती है ए, सेंटर से दूरी फोकस का ए ही होता है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी ए माइनस ए इज इक्वल टू R1। ये दूरी ए होगी, सेंटर से दूरी ए में से ये घटा दिया, R1 आ गया। और R2 क्या होगा, R2 होगा इस ए में ए ही जोड़ दो, ए में ए ही जोड़ दो, दैट इज R2। एक्चुअली हमें V2 निकालने के लिए ना हमें R2 निकालना पड़ेगा। R2 निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, इससे 2a की वैल्यू क्या बनेगी, R1 प्लस R2 गई। और ये है 2 इंटू 10^12, तो यहाँ पर रख दो, बन गया 4। 4 इंटू 10^12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 1.8 है, 1.8 इंटू 10^12 है, प्लस R2, R1 प्लस R2। इससे R2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 में से 1.8 घटा दो, ये आएगा 1.2.2 आएगा। R2 उठा के यहाँ पर तो V2 आ जाएगा, तो V2 कितना आएगा, 8.8 10^16 डिवाइड बाई 2.2 10^12, तो V2 इक्वल्स टू ये बनेगा 4 इंटू 10^4। किलोमीटर निकालना है तो 40 किलोमीटर पर सेकेंड, आंसर इज 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें कह रहा है कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट on plano convex lens with the radius of curvature of its curved part equal to 10 cm. Assuming that refractive index of material of the lens is 4/3, medium on both sides of the lens is air, the distance of the point from the lens where the ray meet the principal axis is 2y/7. Find the value of y. अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पैराक्सियल रेज। 6 सेंटीमीटर है ना, और ये 10 सेंटीमीटर का है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये पैराक्सियल रेज नहीं है, मार्जिनल रेज है। तो इनको उस फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले से। इसमें साइन आई साइन आर का हेल्प लेना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ के हेल्प से, बेसिक से जाना पड़ेगा। पैराक्सियल रेज होती तो यू कैन यूज μ2 upon v minus v1 upon u equals to μ2 minus v1 by r, बट दिस इज नॉट पैराक्सियल रेज बिकॉज ऑफ दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर ये दूरी, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो कंपेरेबल है। इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। ओके देखिए, अगेन व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। 26 हाँ यस ओके, तो ये रेज क्या है, मार्जिनल रेज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व सरफेस का 10 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो दिस रेज इज नॉट पैराक्सियल रेज, so you cannot use u2 upon v minus mu2 upon v minus mu1 upon u equals to mu2 minus mu1 by r। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, स्नेल्स लॉ की हेल्प लेंगे। अच्छा ये नॉर्मली से पढ़ रहा है, तो रेज बिना डेविएट हुए आगे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। फिर जब रेज यहाँ पे आएगी तो इस कर्व सरफेस हम लोग क्या दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, नॉर्मल जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, इसमें इधर नॉर्मल। अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो रेज नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे दिखा दिया। तो ये रेज जो जा रही थी ऐसे, अब जाएगी ऐसे, नॉर्मल से दूर दिखा दिया। ये एंगल कहलाएगा आई, दिस वन इज आई, दिस एंगल इज आर। फिर यहां लगाएंगे स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू
इसका रिफ्रैक्टिव इसके रिस्पेक्ट में, ये तो 1 है एयर डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, वो दिया गया है 4/3, दैट इज 4/3, 4/3 तो 3 पर आ जाएगा, बन गया 3/4। अब आर निकालना पड़ेगा, आर निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा, आई निकालने के लिए मैंने यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो रेडियस के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ये है नॉर्मल, लगा देंगे साइन आई इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लेंथ 6 के बराबर है, हाइपोटेनस इसके बराबर है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, इस सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से इसके कर्व भी किसी पॉइंट को बनाओगे तो रेडियस बनेगा ना, दैट इज 10 10, तो दिस वन इज 3/5। So what is I? 3/5 आ रहा है ना, इट इज 37 डिग्री। उठा के यहाँ रखें क्या, सीधे साइन आई को रिप्लेस करो 3/5 यहाँ पे, तो 3/5 साइन आर इज इक्वल टू 3/4, 3 से 3 कटेगा, इससे साइन आर की वैल्यू क्या आएगी 4/5, व्हाट इज आर 53 डिग्री। अब आर निकल गया, पूछा गया था कि ये दूरी कितनी होगी, उन्होंने डिस्टेंस कहां से पूछेगा एक बार देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लेंस वेयर रेज मीट विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज 2/7 y सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक, मतलब ये दूरी पूछ रहा, दैट इज x, क्या करेंगे इसको ऐसे बढ़ा दें, ये तो 6 के बराबर होगा, ये एंगल में पता है, ये दूरी चाहिए, दिस एंगल इज आई, अगर ये पता है तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, मैं ये भी निकाल सकता हूं, और अगर ये निकल जाए तो ये दूरी आ सकती है अगर ये एंगल पता चल जाए तो, ठीक है। ओके, ये वाला एंगल आई है ना, पता है ये एंगल कितना आएगा, दिस इज r माइनस आई, क्यों, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल है, वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये एंगल होगा, इस एंगल के सम के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में, अच्छा आपको आई तो पता ही है, इस ट्रायंगल में लिखते हैं, इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ tan ऑफ r माइनस आई इज इक्वल टू tan ऑफ r माइनस आई दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो फिर ये भी तो दूरी बचा हुआ है, इस दूरी को अपने मन से y मान लो, y, ओके। देखिए इसको हटा दो, इसे भी हटा दो, ये तो एंगल तुम लिख चुके हो। अच्छा ये दूरी किसके बराबर होगी, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना 10 सेंटीमीटर, तो इस कर्व को इस सेंटर से मिलाओगे तो भी 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये एंगल आपको पता है, इस एंगल के सामने, अच्छा ये एंगल क्या आएगा, दैट इज पाई माइनस आर, इसमें लगाएंगे स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे, साइन पाई माइनस आर डिवाइड बाई दिस लेंथ 10 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई साइन आई बाई ए इक्वल टू इस वाला एंगल का साइन,
साइन आर माइनस आई डिवाइड बाई दिस लेंथ, ये लेंथ भी 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना 10, और आर आपको पता है क्या निकालना, एक्स निकालना। अब आंसर आएगा साइन पाई माइनस आर इज व्हाट, साइन आर डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स। और ये बनेगा साइन, ऐसे 53 डिग्री और ये 37 डिग्री है, अलग अलग कर लो, 53 माइनस 37 डिवाइड बाई 10। तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेज दो, तो बनेगा 10 अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन आर, और आर कितना 53 डिग्री यहां पर रखो, तो साइन 53 इज 4 अपॉन 5। तो 5 के टर्म यहां हट जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 यहां से 3 यहां पे 12 बनेगा, नहीं 4 और 4 16 बनेगा, यहां से 3 यहां से भी 3 आएगा 9 बनेगा अपॉन 4, तो ये बनेगा 7 ना 7/4 दैट इज 10 अपॉन 10 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करें तो इधर भेजेंगे तो 40 आएगा, और इधर भेजेंगे तो 70 प्लस एक्स आएगा। व्हाट इज एक्स, हम्म 40। ओके तो अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखिए ये 5 का टर्म है, यहाँ पे 1/5 आएगा, तो इस 5 से एक ही 5 कटेगा, तो नीचे 5 का टर्म यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है। अब इसको इधर आके इधर भेज दीजिए, तो 5 चौके 20, ये 200 बनेगा 200, ठीक है। और ये बनेगा 70 प्लस इतना, तो एक्स कितना आएगा 130 डिवाइड बाई 7, दिस इज आंसर। और उन्होंने क्या बोला था मैच कराने के लिए, उन्होंने कहा था कि इससे बताइए आंसर कितना आएगा, हाँ इससे मैच करा था 2y/7 से, तो 2y/7 जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली कितना आया था, 130/7, 130/7, तो इससे y को क्या आएगी 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि a satellite is orbiting around the earth in circular orbit and in this orbit magnitude of its acceleration is a1. Now a rocket is fired in the direction of motion of satellite from satellite due to its speed instantaneous becomes half of initial. Just after rocket is fired, acceleration of satellite has magnitude a2. Then the ratio of a1 upon a2. a1 upon a2. Answer is 1. इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, देखो कैसे, देखो भाई एक सैटेलाइट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 27, तो इसका मास अगर m है सपोज करो, तो ये जो अर्थ है जिसका मास है मान लो me, तो ये इस पे फोर्स कितना लगाया है G m डिवाइड बाई 20 की दूरी r का स्क्वायर। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे ए की वैल्यू क्या आ गई ये बने G अपॉन r का स्क्वायर आ गया। अब जब इससे तुम फायर करोगे रॉकेट को, उसके बाद मान लो इसका मास हो जाता है, इसका मास हो जाता है m1 और रॉकेट जो निकल गया, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा Gm1 me डिवाइड बाई r का स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस रहेगा तो वहीं पे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर तो बस यही है, तो नेट फोर्स क्या होता है मास m1 इंटू a2, यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ गई अगेन Gme अपॉन r का स्क्वायर, और ये बराबर है रेशियो इस वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है
कि a uniform thin rod of mass m radius r is placed normally on the surface of earth as shown in the figure. ये अर्थ है, रॉड जिसका रेडियस आर के बराबर था, लेंथ आर के बराबर था, मास m रख दिया गया. The mass of earth is capital, radius is r. The magnitude of gravitational force exerted by the earth on the rod is इतना finite है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इस स्फीयर का मास m है और उसके ऊपर एक आपने स्मॉल m मास रख दिया है लेंथ r का, तो ये स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगाएगा कैलकुलेट करना है. नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. 28 क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे स्फीयर. बनाओ, इसके सामने एक रॉड रख दो. क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से जो इसके ऊपर फोर्स आएगा, यहाँ की स्टिप पे फोर्स ज्यादा आएगा, यहाँ की स्टिप पे फोर्स कम आएगा, यहाँ पे तो बहुत ही कम आ जाएगा. सो हमें इंटीग्रेशन का हेल्प करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, सेंटर से x दूरी पे जाएंगे, यहाँ पे dx का स्ट्रिप लेंगे, इसका मास dm है, और इस स्ट्रिप पे जो नेट फोर्स आएगा ये वाला स्फीयर, वो कितना हो जाएगा, यहाँ का फील्ड निकालेंगे. फील्ड आएगा इसके वजह से यहाँ पे फील्ड जो है जी कैपिटल M अपान एक्स स्क्वायर, सेंटर से दूरी है, इंटू डी एम मल्टीप्लाई कर दो, आ गया फोर्स df. अब इस dm को x के टर्म में लिखना पड़ेगा. तो मास कितना दिया था रॉड का, स्मॉल m में लेंथ r है, तो यूनिटरी मेथड का हेल्प लेंगे. तो g कैपिटल M अपान एक्स स्क्वायर इंटू मास पर लेंथ अगर लैम्डा है, इस रॉड का अगर मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई dx. Now we will take the help of integration. तो df is equals to g कैपिटल M, अच्छा लैम्डा क्या होगा, m अपान r होगा, टोटल मास m है, लेंथ r है, तो m अपान r, तो बनेगा m अपान r, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा dx अपान x का स्क्वायर. लिमिट कहां से कहां तक, यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे. अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट r बनेगा और यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2r बनेगा. क्यों, ये लेंथ r है, ये भी रेडियस r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आएगी 2r, तो 2r तक इंटीग्रेट कर देंगे. जैसे इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा. आंसर इज g स्मॉल m कैपिटल M अपान 2r का स्क्वायर. 28 के बाद तो यहां से m क्या आएगा 6 है. 29 कह रहा है 2% A and B wear glass of optical power इतना and इतना. The glasses have refractive index 1.5. Now they jump into the swimming pool and look at each other. B appear to be present at distance 2 meters to A and A appear to present at distance 1 meter from B. Refractive index of water and swimming pool in the form of x by 10 then x. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इधर पूरा पूरा लिक्विड है, आंख और लेंस के बीच में भी आ जाएगा, मतलब पानी में ये पहना हो तो यहाँ भी तो पानी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट वाटर. इसका रिफ्लेक्टिव में है. अब इसका जो पावर है इसका हम हेल्प लेंगे, 2 डायोप्टर और 1 डायोप्टर. हम 1.5 है ग्लास का, इसका पावर 2 है,
इसका पावर 1 है। और ग्लास जो है, दोनों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लासेस 1.5 है, म्यू जो है 1.5 है दोनों ग्लास का। अच्छा पावर 2 है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा? 1/2.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 100। 1 मीटर फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हेल्प लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का? 1/f बराबर होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस का 2 म्यू माइनस 1/r। तो कितना आएगा? म्यू 1.5 1.5 है ना, 1.5 में दो 1.5 बनेगा 1/f बराबर 1.5 माइनस 1.5 इंटू 2 1/r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके f के बराबर है, तो इसका भी r 50 है, इसका r1 50 है, और इसका जो r आएगा इसके फोकल लेंथ के बराबर आएगा, दैट इज 100। r2 100 है। अब लिखेंगे अपरेंट डिस्टेंस का हेल्प लेना बाकी है। मान लो 20 की दूरी डी है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका भी और इसका भी, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू इक्वल रिलेटिव फोकल लेंथ म्यू रिलेटिव माइनस 1/r ट्वाइस। तो 1/, रिलेटिव फोकल लेंथ बनेगा इस लेंस का, ट्वाइस ऑफ म्यू रिलेटिव वाटर इस लेंस का इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका तो 1.5 है और वाटर का म्यू है, तो कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 एंड डिवाइड बाई आर। आर कितना है क्वेश्चन में? R1 50 है ना, तो 50 रख दो। तो इससे ये वैल्यू क्या आ गई? 1.5 म्यू इधर भेजिए, बनेगा 3 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 50 म्यू। 3 2 कम 2। ठीक है, सिमिलरली दूसरे लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे रिलेटिव, ये भी तो यही आएगा, बट 50 रेडियस की जगह पे ना, आर की जगह पे 100 प्लेस कर देना। 100 प्लेस करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 50 म्यू ना, आपकी 100 म्यू हो जाएगा, बन गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम नए तरीके से समझ लेंगे। स्क्रीन सबको हटाता हूं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। देखिए अब ये सब हटा दीजिए, कोई लिक्विड नहीं है। अब 20 का जो डिस्टेंस है रियल ही रहेगा। अब देखिए एक्चुअल में ये दूरी डी है, इस लेंस का फोकल लेंथ FR1 है, ये FR2 है। तो एक खासियत होता है, ये जो आंख है ना वो लेंस के एकदम पास में है। हमें मान के चलते हैं कि जो लेंस है ना हमारा, जो ग्लास कर रहा हूं, आंख एकदम इससे सटा हुआ, इमेज एकदम सटा हुआ बनेगा, इमेज भी एकदम सटा हुआ बनेगा। अगर U 0 होता है तो V भी 0 होता है। तो हम लोग आई लेंस के केस मान लेते हैं, कि इसकी दूरी इस लेंस से बहुत ही कम है, तो इमेज भी बहुत ही कम दूरी पर होगा। ठीक है, और वो इमेज इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये यही लेंस है, इस लेंस से जो इमेज बनेगा वही आंख की दूरी कहलाएगी। तो इस लेंस पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो इस आंख की जो दूरी लिखेंगे इस लेंस से वो डी मानेंगे, क्योंकि ये जो रे जाएगी इसमें फिर रिफ्रैक्ट होकर ऐसे फिर आंख पे जाएगी। तो दो बार फॉर्मूला, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्यों? क्योंकि ये आंख एकदम पास में है, तो इमेज यहीं पे बनेगा। तो इसका इमेज इस लेंस में यही बनेगा, तो इसकी दूरी यहाँ से डी है। तो इस लेंस पे लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f रिलेटिव। तो 1/v1 माइनस 1/u। अच्छा ये लेंस है ना, तो इसके इधर प्लस मानते, इसके इधर माइनस मानते, इधर है इसलिए प्लस डी लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/f रिलेटिव। अच्छा इस लेंस का सेकेंड फोकस इधर होगा, क्यों? रेज ऐसे आ गई ना, तो सेकेंड फोकस इधर, और सेकेंड फोकस यूज किया जाता है, इधर है इसलिए माइनस,
ओरिजिन किधर माइनस, मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रहा हूँ, तो बनेगा FR1 माइनस, तो यहां से आ गया 1/V1 की वैल्यू, दिस इज 1/D minus 1/FR1. The V1 is what? It is dFR1 divided by FR1 minus D. डिफॉल्ट केस में इस वैल्यू को पॉजिटिव माना जाता है। अब इसमें देखिए क्या रहा है कि नाउ दे जंप इनटू द स्विमिंग पूल एंड लुक एट ईच अदर, बी अपीयर टू प्रेजेंट एट 2 मीटर फ्रॉम ए टू ए, तो बी की दूरी 2 मीटर है ए से देखने पे, मतलब ए से देखने पे 2 मीटर है, तो इस ए को इसकी दूरी V1 नजर आएगी इधर, वो यही तो है, कितना 2 मीटर ना, 2 मीटर, तो 2 मीटर यूज करो, दिस वन इज 2 मीटर, क्वेश्चन नंबर 1, यही काम हम इस पर लगाएंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट ए बनेगा, ऑब्जेक्ट ए बनेगा, तो फिर रेज आप ऐसे दिखाएंगे ना इस तरीके से, और इसका मान लेंगे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें इमेज बनेगा एकदम यही पे बनेगा, क्योंकि आग सटा हुआ था, तो U0 तो V0, फिर लगाएंगे 1/V2 माइनस 1/U, और U इधर है इसलिए माइनस, इधर है माइनस, माइनस D इज इक्वल्स टू इसका फोकल लेंथ, दैट इज 1/FR2। अब प्लस में इसे लिख रहा हूँ क्योंकि रेज इससे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, ऐसे, अगर ये रेज ऐसे जा रही है, सेकेंड फोकस इधर होगा, इधर है तो प्लस, तो यहाँ से 1/V2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज 1/FR2 माइनस 1/D, तो V2 इज व्हाट, इट इज dFR2 अपॉन D माइनस FR2, ये बनेगा V2। अच्छा, डिफॉल्ट केस में प्लस साइन का मतलब है, डिफॉल्ट केस में प्लस साइन का मतलब है इसके इधर, इसके इधर, बट वो 1 मीटर इधर दिख रहा होगा ना, अगर इधर से देखोगे तो इसका इमेज इधर दिखेगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन तुम्हें यूज करना पड़ेगा, तब तुम यहाँ पे माइनस साइन तभी जाकर तुम इधर बोल पाओगे, क्योंकि 1 मीटर है, तो इसको जब माइनस बनाओगे तो बन जाएगा dFR2 अपॉन D माइनस FR2, प्लस कर दो इसको, ये बराबर है 1 मीटर के, ऐसा दिया गया, 1 मीटर दिया गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करना है। देखिए FR2 भी U के टर्म में पता है, म्यू के टर्म में पता है, और FR1 भी म्यू के टर्म में पता है, 1/FR1। एक काम करते हैं, यहां पे है ना, इसका हेल्प लेते हैं, इसे हटा दो, इसे हटा दो कैलकुलेशन के लिए, अब V1 के जगह पे 2 रख दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और जब इसको तुम रख रहे हो तो 1/V2 आ रहा है, तो इसके जगह पे तुम -1, V2 के जगह पे -1 रख दो, -1, तो बनेगा 1/-1 इज इक्वल टू 1/FR2 माइनस 1/D, इन सबको हटा दो, माइनस साइन इसलिए था क्योंकि इसको इधर दिखाना था, समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इसको जोड़ो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2, ये माइनस, ये कितना बनेगा, -1/2 बनेगा, दैट इज 1/FR2 माइनस 1/FR1, तो 1/FR2 ये वैल्यू यहाँ रखोगे, 1/FR1 ये वैल्यू यहाँ रखोगे, रख लो ना, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कितना, तो -12 इज इक्वल टू 1/FR2 ये, तो 3 - 2 म्यू डिवाइड बाई 100 म्यू माइनस 1/FR1 ये, तो बन जाएगा, माइनस को फिर प्लस बना लो, प्लस 2 म्यू माइनस 3/50 म्यू कर दो, माइनस लगा दिया था, ये वाला माइनस यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 पर, तो बनेगा 4, ये बनेगा 6, 100, तो कितना बनेगा, ये 4 म्यू, ये 2 म्यू, दैट इज 2 म्यू, ये -6, ये +3, दैट इज -3, 100 म्यू, इसको तुम इधर भेजो तो बनेगा -100 म्यू इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेजो तो बनेगा 4 म्यू, और 2 इधर आएगा तो -6 बनेगा, ये कितना बन गया, ये 96 बनेगा,
96 म्यू इक्वल्स टू 6. व्हाट इज म्यू? 6/96. हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, तो इसके लिए इसको इरेज कर देता. ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे. ये 2 मीटर था, क्वेश्चन में मेंशन था 2 मीटर है. ठीक है, आप पढ़िएगा एक बार, उसमें लिखा हुआ देखिए, दिस इज द 2 मीटर एंड दिस वन इज द 1 मीटर. तो मीटर है तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे. ये 2 मीटर है तो 100 कर देंगे, ये 1 मीटर था तो 100 कर लेंगे. अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा ये 2 100 में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो. अब इस वैल्यू को उठा के इससे प्लेस कर देंगे तो बन गया इतना. अभी 100 का टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो म्यू है इस पे आएगा तो माइनस म्यू बनेगा, इक्वल था ना, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा. और इस 100 से 100 को कट करेंगे, इस म्यू को इधर भेजेंगे तो बनेगा माइनस म्यू. इस 2 को भेजेंगे इधर, बनेगा 4 म्यू माइनस 6. तो ये 4 म्यू को इधर भेजा, इसको इधर, तो हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू 6/5. दिस इज 12/10. तो उन्होंने पूछा था कि बताइए x/10 है तो x कितना होगा, तो x इज 12. ओके, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है द फाइनल इमेज ऑफ आई of the object shown in the figure is formed at a point 20 centimeters below the thin equiconcave lens, which is depth 65 centimeter principal axis. From the given geometry, calculate the radius of curvature in centimeter of lens kept at A. Refractive index of equiconvex lens is इतना and place in the air. कह रहा है इसका 1.5 है. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2 है तो 1.5 है. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है तो बताइए इस आर की वैल्यू क्या होगी. तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर इस पूरे क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. देखिए 30. देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेन मिरर है 36 सेंटीमीटर 36, तो 36 सेंटीमीटर के और 31, इसका फोकल लेंथ 30 है, ये है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है, और ये है 65 का डिस्टेंस है. म्यू की वैल्यू 3/2 है तो 1.5, इसका भी म्यू 3/2 है तो 1.5. इमेज कहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, इमेज यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पे. तो पूछ रहा है कि बताइए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है यहाँ पे, तो इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा. क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पे लगाएंगे लेंस फॉर्मूला. और सब कुछ एयर में है. ओके देखिए अटेम्प्ट करते हैं. इस पे लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे 1/v1 माइनस 1/u, इसका u इधर है इसलिए नेगेटिव. 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. इसका सेकेंड फोकस इधर होता है इसलिए प्लस. यहाँ से 1/v1 कितना आएगा
1/30 minus 1/36. What is B1? 30 into 36 divided by 36 minus 30, it is 6, 180. इससे जो इमेज बनेगा 180 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, ये 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज बनेगा, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इसी लाइन में कितना दूरी पे होगा? 80 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये जो इमेज बना I1, इसमें इमेज बना है, इसका इमेज I1 इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जितना दूरी परपेंडिकुलर दूरी इस मिरर से इसकी होगी उतना ही दूरी इधर जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये भी एंगल 45 बनेगा, 45। ये पूरा 90 है तो भी 45 बनेगा, और ये कॉमन है तो जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर, और ये 45 है तो भी 45 है, मतलब इसी लाइन में बनेगा, इसी लाइन में। तो अगर ये 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर इधर बनेगा, कहीं इधर बनेगा। तो इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनने वाला है, अगर यहां से 80 सेंटीमीटर है तो इस लाइन में 80 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, 1 सेकेंड, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनेगा। प्लेन मिरर में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनता है। तो ये 45 है तो भी आएगा 45। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस लाइन में आएगा इमेज, ये इधर है 80 तो इधर भी बनेगा 80, और ये जो इमेज आएगा दैट इज I2, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस पे लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो 1/v, तो 1/v के लिए अब इरेज इससे ऐसे पड़ रही है, फिर टकरा के से पड़ रही है ना, जा ऐसे रही है, तो 1/v, तो v ये कहलाएगा। ओरिजिन ये है तो नीचे होगा तो माइनस, ऊपर होगा तो प्लस। तो 1/v नीचे है ना कितना, -20, 1/v माइनस 1/u। अच्छा, u भी तो नीचे है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वो पोल से नीचे है, क्योंकि 65 ही है, जबकि ये 80 है। तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी 80 से 65 घटा दो तो आएगा 15, 15। यहाँ लिखेंगे 15, लेकिन -15 क्यों? ओरिजिन है और बन रहा है नीचे, इसलिए माइनस। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f फोकल लेंथ। अच्छा, रेज अगर इधर से आ रही है तो इसका सेकेंड फोकस किधर होगा? ऊपर क्यों होगा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में अगर रेज ऐसे आती है तो सेकेंड फोकस इधर होता है, और कॉन्वेक्स में रेज अगर ऐसे आती है तो सेकेंड फोकस इधर होता है। तो इसका सेकेंड फोकस ऊपर होगा। कितनी दूरी पे होगा मुझे नहीं पता, बट होगा ऊपर की ओर, तो मान लिया प्लस f लिख लिया। सॉल्व कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, इससे 15 इधर भेजो, 20 इधर भेजो। ओके, तो ये जो प्लस साइन है, माइनस साइन, इसको हटा के यहाँ पर रख दो। अब सॉल्व करो, -15 प्लस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 15 इक्वल्स टू 1/5 1/f। तो 1/f की वैल्यू हो गई, ये 5 बनेगा, तो 5/20 इंटू 15। तो f की वैल्यू क्या आ गई? 5×3 = 60। फोकल लेंथ 60 आ गया। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ होता है 1/f बराबर 2 म्यू रिलेटिव -1/r। तो 0.5 आएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 60। तो आंसर इज 60। उन्होंने पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, उन्होंने पूछा था देखिए, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इन लेंस ऑफ ए। आंसर इज 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कह रहा, a planet is made of two material of density ρ1 and ρ2 as shown in the figure. अंदर ρ1 बाहर ρ2 है, रेडियस r, 2r. Acceleration due to gravity at a surface of planet is at depth r. Acceleration due to gravity at surface of planet is same as that of r. तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू सेम है।
तो रो1 अपॉन रो2 का रेशियो होता है इक्वल टू x/3, या रेशियो ऑफ देन x की वैल्यू बताइए। ठीक है, डायग्राम बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। यहाँ की ग्रेविटी की वैल्यू g1 है और यहाँ की g2 है। क्वेश्चन मेंशन क्या है कि g1 और g2 की वैल्यू सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करो। रो1 अपॉन रो2, इसकी डेंसिटी रो1 है, उसकी रो2 है, बाहर वाले की। इसकी डेंसिटी रो1 है, इसकी रो2 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रो1 एंड रो2। रो1 और रो2 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ का जो जी आएगा वो बेसिकली इतने मास से आएगा और यहाँ का जी आएगा ये पूरे मास से आएगा। तो जीवन क्या लिखोगे? जीवन को तुम लिखोगे GM1 अपॉन रेडियस r है ना, तो r का स्क्वायर, g अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू g यहाँ का रेडियस, ये बनेगा टोटल मास m1 प्लस m2। अंदर वाले का मास m1 है, बाहर वाले का मास m2 है, डिवाइड बाई सेंटर से दूरी दैट इज 2r का स्क्वायर। तो g से g कटेगा, 4 का टर्म यहाँ पे बनेगा 4m1 बराबर m1 प्लस m2। यहाँ से प्रूफ होता है 3m1 बराबर m2। m1 क्या है? m1 अंदर वाले का मास है दैट इज डेंसिटी रो1 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r3। m2 क्या है? इसका मास है, तो इसका मास क्या आएगा? डेंसिटी रो2 इंटू टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। इस पूरे वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम घटा दो, आ जाएगा ये वॉल्यूम, सिंप्लीफाई कर दो। तो इसमें से आर क्यू का टर्म हट जाएंगे, 4π/3 का टर्म हट जाएगा, बनेगा 3 रो1 इज इक्वल टू ये 4 रो2 बनेगा और ये क्या है? सिर्फ रो2 आएगा, माइनस रो2, 4 में से 3, तो बन गया क्या? 3 रो2, जिसमें रो1 बराबर रो2। तो रो1 अपॉन रो2 की क्या आ गई? 1, तो x की क्या बनेगी? 3, तो आंसर इज 3। ठीक है, ओके। तो हमने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 2 का पावर 3 है ना, तो 8 बनेगा ना, 8 में से 1 तो इसमें 7 बनेगा 8, तो जाएगा 3 रो1 बराबर 7 रो2। तो रो1 अपॉन रो2 की वैल्यू आएगी, इसके इधर भेजो, इसके इधर 7/3। तो उन्होंने कहा है कि x/6 है, तो x बताइए 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, x/3 है ना, तो पूछा गया था x/3 है, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा ना। ठीक है, ओके। इसके बाद 32 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 32 में कह रहा, देखिए डायग्राम कम ऐसा नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन को लिए, मैं इसको इमेज को छोटा करता हूँ। देखिए इसमें कह रहा कि देखिए 32 कह रहा है, ये फिगर shown irregular block of material of convex √2. Ray of light is striking the face AB as shown in the figure. After reflection, it is inclined at angle spherical surface CD. Radius of curvature 0.4 with the center lying in the line PQ. Enter the medium of reflected x इतना, meet the PQ at E. Find the distance OE
in nearest integer in meter. Point M is very near to the line PQ. ये इसके बहुत पास है, तो सब पैराक्सियल रेस की तरफ से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये काम करें, कैलकुलेशन हम यहीं कर देते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लिया, आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सरफेस में लगाते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूँ। ये आई कहलाएगा और ये एंगल आर है, साइन आर। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, इसका √2 है, इसका 1 है, तब क्या लिखेंगे, √2 अपॉन 1। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 1/2, बट इज आर 30 डिग्री। अच्छा, ये अगर 30 डिग्री है और ये पूरा नॉर्मल है, इस सरफेस पे ये नॉर्मल है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री हो गया और ये भी है 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। मतलब इस कर्व सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ रही है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, लगा देंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, μ2 अपॉन v। इसकी तरफ पैराक्सियल रेज है, वेरी नियर लिख रहा है, तो μ2 जस्ट इसके आगे वाला μ2 कहलाएगा। तो μ2 इज 1.514, μ2 अपॉन v माइनस μ1, जस्ट इसके इधर वाला μ1 कहलाएगा, दैट इज √2 डिवाइड बाई u इन्फिनिटी, क्योंकि रेस पैरेलल आ रही है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो 1.514 माइनस √2 अपॉन r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना दिया गया, द रेडियस कर्वेचर 0.4 मीटर। तो 0.4 का मतलब 40, लाइन पी क्यू। सिंपलीफाई कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी 1.514 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू, ये तो बनेगा 0 और √2 होता है 1.414, 414 तो 0.1 बनेगा डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज 400, इधर भेज दो तो ये 0.1 तो 15 बनेगा ना, 1514 नहीं, पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 40, तो बनेगा कितना, ये 0 हटेगा तो ये यहाँ पे जाएगा 4, तो 4 से को 16 के 4 कम 4 5 को 60 जाएगा 605 या 606 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसका आंसर हो गया 605.6 सेंटीमीटर। तो आप मीटर में बताना, आंसर नियरेस्ट मीटर में बताना, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा 6.056 मीटर। तो मीटर में आंसर क्या होगा, 6 मीटर। ठीक है, ओके। 32 के बाद हम उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर कंप्रहेंशन पे आता है 33। कह रहा है द कर्व ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन शोन इन द फिगर प्लॉटेड बाय प्रिज्म इज, ऐसे डेविएशन है। द वैल्यू ऑफ रेफरेंस इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इतना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को व्हाइट पेज पे लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 33। इन्होंने ऐसा ग्राफ बना के रखा है डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट का, 70 है और ये जो है 60 पे 60 और ये 40 है, ये 60 पे 60 है, ये 40 है, ये है I1। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ के रखा है, एक तो I1 बताना है ये वाली वैल्यू, दूसरा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, मतलब म्यू बताना है और हमें I1 बताना है। प्रिज्म बनाना है, बना लो प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन 60 दिख रहा है। अब मिनिमम डेविएशन के टर्म में जो फॉर्मूला होता है, दिस इज म्यू बराबर sin A प्लस DM
डिवाइड बाई साइन ए बाई टू होता है। अच्छा, इंसिडेंट एंगल कितना है? 60। मिनट से इंसिडेंट एंगल 60 है, तो अगर इंसिडेंट एंगल 60, मिनट डेविएशन पे 60 है, जब ऐसे आएगा तो भी एंगल 60 आएगा। एपेक्स एंगल मुझे पता नहीं है, मिनट डेविएशन मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका म्यू है, ये एंगल आर होगा तो ये भी एंगल आर कहलाएगा, ये ए है। तो पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? आर प्लस आर बराबर ये आता है, तो आर की वैल्यू क्या आती है? ए बाई टू। मिनट डेविएशन पे ये एंगल बराबर होता है, आर आर प्लस आर ए के बराबर आता है, तो आर आ गया ए बाई टू। जो डेविएशन होता है, डेविएशन इज 60 डिग्री। डेविएशन इज नथिंग बट I1 प्लस आई टू माइनस ए, तो I1 60, I2 60, 60 प्लस 60 माइनस ए। डेविएशन बराबर होता है I1 प्लस आई टू माइनस ए, तो डेविएशन 60, देखो मिनट डेविएशन 60, I1 प्लस आई टू। I1 I2 आपस में इक्वल होते हैं, ये और ये मिनट डेविएशन पे 60 प्लस 60 माइनस से, इससे एक वैल्यू क्या आ गई? 60। अच्छा, ये 60 मिल गया, हम ये प्लेस कर सकते हैं। और डेविएशन मिनिमम कितना है? 60। देखो मिनट डेविएशन ग्राफ में क्या है? 60, तो 60 उठा के वैल्यू रखो, तुम्हें की वैल्यू क्या आ गई? साइन ए प्लस डी एम, तो ये भी 60, ये भी 60, 60 प्लस 60 बाई टू दैट इज 60 अपॉन साइन ए बाई टू, 60 बाई टू 30, साइन 30। दिस वन इज √3 बाई टू दैट इज √3। तो पहले का आंसर आ गया √3, इसका आंसर है √3। द वैल्यू ऑफ I1 पता करना है। अगर आपको I1 पता करना है ये कितना होगा, तो जब ये एंगल 70 है, डेविएशन 70 है ना, तो इसी डेविएशन पे भी मिलेगा। तो इस सेम डेविएशन के लिए दो एंगल है, 40 और इतना, तो डेविएशन और क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस है, तो डेविएशन कितना है? 70 इज इक्वल टू I1 40 है, ये 40 है, ये I2 40 मान लो, 40 प्लस I1 माइनस ए, ये तो कभी चेंज हो नहीं सकता, दैट इज 60। व्हाट इज I1? तो 20 बचेगा, इधर भेज दो, दैट इज 90, माइनस 20 इधर, तो 90, तो आंसर विल बी 90। अब हम आते हैं कंप्रेंशन 2। कंप्रेंशन 2 में कह रहा है कि देयर आर टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड माइनस रो। इसका रो है, इसका माइनस रो है। बोथ स्फीयर हैव द इक्वल रेडियस आर। द स्फीयर आर नाउ लेड डाउन सच दैट द ओवरलैप एज शोन इन द फिगर्स। इससे ओवरलैप हो गया, ये जेई एडवांस में वो क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द ओवरलैप रीजन, इस रीजन में इस रीजन में, इस ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? फिर क्या करेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्फीयर फॉर डी बराबर आर। अगर इसकी वैल्यू आर के बराबर है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो देखिए अब इसको नए पेज पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से? 35। इस तरीके से इसकी डेंसिटी कितनी है? रो माइनस रो, इसका प्लस रो है, इसका माइनस रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका सेंटर C1 मान लो, इसका सेंटर C2 मान लो। यहाँ पे पॉइंट P सेलेक्ट करो, वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या करेंगे? इस सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड यहाँ पे कितना है ये निकालेंगे, उसमें से इसका फील्ड हटा देंगे, आ जाएगा नेट फील्ड। तो जो नेट फील्ड आएगा इस पॉइंट P पे, दैट इज रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन, और R R1 वेक्टर बनेगा, माइनस रो ये वाला वेक्टर R2 है ना, तो R2 वेक्टर
डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अच्छा, जब इस वेक्टर में से ये वेक्टर घटाओगे ना तो ये वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा C1 C2 वेक्टर आएगा। दिस इज रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट टू C1 C2 वेक्टर। इसका मतलब ये 20 की दूरी है, दोनों सेंटर के 20 की दूरी है। इसका मतलब इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस R1 R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ 20 की दूरी पे कर रहा है। इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डेवलप होगा, यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको हटा दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा हर पॉइंट, और वो यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा ये माइनस साइन मैं इसलिए प्लेस किया हूँ, इसलिए माइनस साइन इसकी वजह से, इसकी डेंसिटी नेगेटिव है ना। अच्छा, अब इस पार्ट में देखो C1 C2 की वैल्यू क्या दी गई है, C1 C2 की वैल्यू D है ना, दिस इज द D, तो आप वहाँ पे D प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे D, तो वैल्यू आएगी रो D अपान 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो रो D अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, आंसर इसी पर। अब कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V व्हेन D इज R, D की वैल्यू R होगी, तो बताइए सेंटर ऑफ टू स्फीयर की 20 की दूरी क्या होगी, D की वैल्यू R है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहाँ से पास करना चाहिए, इसके सेंटर से पास करें, तो ये भी लाइन इसके सेंटर से पास करना चाहिए। तो पता है कैसे बनना चाहिए, वो डायग्राम ना ऐसा बनना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है बताता हूँ कैसे। और एक और स्फीयर एकदम साइज का बना, सेम साइज का, सेम साइज का बना था। ऐसा ये इसका सेंटर है बड़े वाले का, और ये इसका सेंटर इस बड़े वाले का, तभी तो ये दूरी R होगी। तो बड़े वाले का सेंटर C1 इस बाउंड्री पर आ गया, अब इसका सेंटर C2 इस बाउंड्री पर आ गया, इसके बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। पीछे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, C1 C2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर दे देगा। तो C1 C2 को क्या है R, तो आंसर क्या आ गया, रो D R अपन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो वो है रो D का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये जब 20 की दूरी है दैट इज R इज इक्वल टू D, तो रो D का स्क्वायर अपन 3 एप्सिलॉन, तो रो D का स्क्वायर अपन 3 एप्सिलॉन, ये पार्ट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए 33 बात है, 33 डीपी में कह रहा है, एक बार क्वेश्चन सही से रीड करिएगा। कह रहा है कि कंसीडर हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम विच हैज द टू आइडेंटिकल मासिव सन ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R। इसका मास M रेडियस R, इसका मास M रेडियस R, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2√3r सेंटर टू सेंटर, ये दूरी 2√3r है। एंड कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉलर, कैपिटल जो R है, ये जो 20 की दूरी है इससे बहुत ज्यादा है। द सन आर ऑलवेज एट रेस्ट, दो सन है इस तरीके से, ये रेस्ट में, इसके रेडियस स्मॉलर, 20 की दूरी है 2√3r रेस्ट में। देयर इज ओनली वन प्लेनेट, और एक प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम हैविंग द मास M, इनके सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लेनेट है ये। The planet is revolving circular orbit of radius r such that the center of orbit lie at the midpoint of the line joining the center of the sun, और इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। Orbit is perpendicular to the line joining the center of the sun, the whole system is as shown in the figure। तो एक सन ये है, एक सन ये है, दोनों के बीच की दूरी 2√3r है, और r रेडियस पे एक प्लेनेट ऐसे घूम रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ इन दोनों की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है ना, उसके वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। पूछ रहा है स्पीड ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट की स्पीड बताइए, इस प्लेनेट की स्पीड बताइए कितनी। दूसरा एवरेज फोर्स ऑन द प्लेनेट हाफ रिवोल्यूशन, और इस प्लेनेट पे एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा हाफ रिवोल्यूशन में, ये बताइए। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, देखिए 36 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 37 है, 37 एंड 38।
देखिए ये स्मॉल एम है, तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इसका ग्रेविटेशनल पुल ऐसे लगेगा, अगर इसका मास m है और इसका ग्रेविटेशनल पुल ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा? नीचे की ओर। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो ये फोर्स F है, ये भी फोर्स F है, तो सिमेट्री से ये भी एंगल क्या आएगा? थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बनेगा, दिस इज F cos थीटा का ट्वाइस, इस F का cos कंपोनेंट, इस F का cos कंपोनेंट, 2F cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, इसका रेडियस r है ना, तो r लिख दिया, स्पीड v से घूम रहा है, तो mv स्क्वायर बाई r सेंट्रिपिटल फोर्स। अब F की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। F की वैल्यू के लिए उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2√3 है यहाँ तक, देखिए ये 2√3r है, तो ये क्या होगा? √3r होगा, ये √3r है और ये r है, तो ये पूछे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, तो दैट इज 2r, ये r√3 होगा, तो ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 2r। तो जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, F की वैल्यू क्या बनेगी? 2g कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये 2 तो रहेगा F की जगह पे, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस 2r के बराबर था, डिस्टेंस r है, एंड डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर, तो 2g F की जगह पे इतना लिख दिया इंटू cos थीटा। अच्छा cos थीटा क्या बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये r है, ये हाइपोटेनस 2r है, r अपॉन 2r, mv स्क्वायर बाई r, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ, ऐसा देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बनेगा इसका टर्म, दैट इज जी एम अपॉन 4r, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड, जी एम अपॉन 4r, बी पार्ट आंसर। अब कह रहे हैं एवरेज फोर्स ऑन द प्लेनेट इन द हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इज, एवरेज फोर्स होता है हाफ रिवोल्यूशन में, तो एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मान लो ये प्लेनेट ए है और यहाँ पे था ऐसे, फिर आ गया ऐसे, तो यहाँ पे इधर जा रहा है, मेरे नीचे इधर है, तो मोमेंटम चेंज, अगर यहाँ का मोमेंटम एम बी है, यहाँ का मोमेंटम एम बी मेरे तरफ होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ एम बी, ये एम बी को प्लस मान लोगे तो इस एम बी को माइनस मानोगे ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम बी दैट इज माइनस 2 एम बी। तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करो, तो मान लो डॉट वाला प्लस है, तो एवरेज जो फोर्स होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ का मोमेंटम एम भी बाहर का है इसलिए प्लस, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम नीचे का अंदर का है तो माइनस एम भी डिवाइड बाई टाइम। अच्छा टाइम क्या लगेगा? 2πr डिवाइड बाई स्पीड v, v के ऊपर भेज दीजिए, तो बन गया 2mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2πr, 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना बचेगा? दिस वन इज m अपॉन पाई r इंटू वी स्क्वायर, दैट इज g कैपिटल M अपॉन 4r। तो एवरेज फोर्स में 4πr स्क्वायर का टर्म नीचे आएगा, 4πr स्क्वायर का टर्म नीचे आएगा। ये पार्ट 39 कह रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर फॉर दिस प्लेनेट, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट का 1 ईयर किसके बराबर होगा? अच्छा 1 ईयर का मतलब क्या है? 1 ईयर का मतलब है सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाना, एक सन है उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूम गया, तो 1 ईयर पूरा हो गया। ईयर का मतलब क्या है? यही ना, किसी का 1 ईयर का मतलब क्या होगा? वैसी चीजें बार बार रिपीट हो एक साथ, तो सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड 1 ईयर। अच्छा टाइम पीरियड तो बराबर किसके होगा? जो 39 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई वी इज दिस वन, तो अंडर रूट gm अपॉन रूट 4r मतलब 2 इंटू रूट r बनेगा, ठीक है। तो 4πr/3 का टर्म बनेगा, तो देखो 4πr/3 का y2 का टर्म बनेगा, तो आंसर इज ए पार्ट। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आता है, कह रहा है एक बार सही से पढ़ लीजिए। A charge q is divided into the 3 equal parts and placed symmetrically on a circle of radius r. The same charge is divided into the 4 equal parts
and placed symmetrical on the same circle. The electric field intensity at the center of the circle in two situations are 0. A charge q divided into 3 equal parts and placed symmetrically on the circle of radius r. The same charge q divided into 4 equal parts and symmetrically on the same circle. Electric field intensity at center of the circle in two cases are 0. सही तो कह रहा है B part. The ratio of electric potential at the center of the two spheres. ठीक है. The potential of the system in the first situation where the charge is divided into 3 equal parts. अब इजी क्वेश्चन, ठीक है. तो देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41. 40 एंड 41. 40 एंड 41. देखिए सर्कल बना दिया. तो पहले केस में इक्वल चार्जेस हैं q/3 q/3 q/3. तो यहाँ का फील्ड 0 आएगा. तो पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल आएगा k इंटू क्यू टोटल चार्ज दैट इज q अपॉन r. पहले केस का. सेकेंड केस का पोटेंशियल क्या होगा? v1 v2 दैट इज k q टोटल. अगर 4 भाग में बांट दोगे तभी भी q टोटल क्या आएगा? q ही आएगा अपॉन r, क्योंकि सेंटर से दूरी सबका बराबर है ना. तो एक फॉर्मूला होता है कि v इक्वल्स टू के क्यू टोटल अपॉन आर लगा सकते हो अगर जितने भी चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्मॉल आ रहा है, मतलब सबका इक्वल है. अगर सारे चार्जेस का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू टोटल अपॉन स्मॉल आर. आपके पीछे रेशियो बताइए v1 अपॉन v2 दैट इज 1. तो ये हमारा आंसर मिल गया ये पार्ट. कह रहा पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम फर्स्ट सिचुएशन. अब इस सिस्टम की पोटेंशियल पूछ रहा, इसकी पोटेंशियल. तो देखो रेडियस कितना, रेडियस आर है, स्मॉल आर है. अब दूरी की बात आ गई इंपॉर्टेंट. ये दूरी 20 की दूरी कितनी होगी? देखिए तो ये होगा 120 नहीं 180 है ना. 180 का 3 भाग 60 होगा 60 डिग्री. भी होगा 60, ये भी होगा 60. अच्छा ये है 60. अच्छा अगर ये आर है यार तो ये भी एंगल बराबर होगा. तो ये तो 120 का था, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा. मतलब ये भी दूरी आर हो गई. तो हर ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या आर है, ये भी आर है. अब पोटेंशियल सिस्टम को लिखना है. सिस्टम का पोटेंशियल, तो सिस्टम का पोटेंशियल क्या होता है? 1/2 ऑफ सिग्मा ऑफ किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, नहीं सारे की पोटेंशियल एनर्जी का समेशन ui. एक की पोटेंशियल लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, फिर सबको जोड़ के हाफ कर दो. तो क्या बनेगा? 1/2 एक की पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको मार्क करो, इसके साथ लिखो. तो क्या बनेगा? k q/3 इंटू q/3 डिवाइड बाई r. इसका इसके साथ बन गया और इसका इसके साथ भी इतना ही होगा तो ट्वाइस कर देगा. ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. अब लगा सिग्मा, मतलब इसकी भी इसके भी, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 1/2 लगा हुआ तो 2 से 2 कट गया. कितने का? 3 से 3. 1/3 का टर्म नीचे बनेगा आंसर में. 1/3 का टर्म नीचे बनना चाहिए. तो बाई 12 का टर्म आना चाहिए क्योंकि k को 1/4 पर एप्सिलॉन 4 इंटू 3 12. ठीक है. और इसके अलावा भी तुम चाहो तो मार्किंग अप्रोच से कर सकते थे. इसको मार्क किया, इसके साथ लिखा, फिर इसको मार्क किया, इसके साथ लिखा, सबको जोड़ दिए, आ गया आंसर. नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है इसका, देखिए 42. If a charge is removed from one location in both situations, the ratio of magnitude of electric field intensity is again 4:3 का टर्म आ जाए. तो ऐसे ही समझ में आ रहा है. एक को हटाए तो एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगा वहां से. एक को तुमने हटा दिया ना, एक को हटा दिया तो उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगा. तो पहले केस में q/3 थी और दूसरे केस में q/4 था. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कितना आएगा? तो k q/3 आएगा अपॉन r². और इसके वजह से सेंटर पोटेंशियल तो k q/4 अपॉन r². ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का हो गया और इसके सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया. दोनों डिवाइड कर दो तो 4/3. तुम समझ रहे हो क्या करो ना. अगर सब है तो 0 आ रहा है, तो एक हटेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जितना वो दे रहा था उतना ही तो रिमेनिंग दे रहे हैं. तो उस एक के वजह से फील्ड लिख दो.
बस वही आंसर हो गया। इससे भी वही आएगा, रेशियो निकाल के देख ली। नेक्स्ट 43, टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 45। ओके 43 कह रहा है match the proper entries from the column 2 to column 1 using the code given below and the column if deviation in the column second is the magnitude of total deviation। इसमें total deviation है between incident and final reflected rays to the line 0 to 180। here n represent refractive index of medium। ठीक है, रिफ्रैक्ट फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज, देखो लिखा हुआ है इंसिडेंट एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये 37 डिग्री है ना, इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो तो थीटा सी आएगा 1/μr, साइन थीटा सी इज 1/μr इज 2। डेंसर का रेयर रिस्पेक्ट में तो बनेगा थीटा सी 30 डिग्री। इसका मतलब ये 37 डिग्री है तो ये TIR पा जाएगा ऐसे। ये 25 डिग्री है तो ये अंदर चला जाएगा, और ये 45 डिग्री है तो ये ज़्यादा है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, ये 90 पे आ रहा है, ठीक कितना आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। अरे लगा दो सेंस ना, साइन आर बाई साइन आर, यहाँ पे साइन बाई साइन आर लगा दो तो 30 आ जाएगा। ये 30 60 भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, तो ये क्या बनेगा 90। लगा के साइन सेंस में लगा और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे डेविएशन इज लाइट ग्रेटर देन 90, यहाँ डेविएशन कितना होगा, यहाँ जो डेविएशन होगा 180 माइनस 2i, तो 27 का दूना कितना होता है 74 होता है, 37 का दूना 2i। फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन का रिफ्लेक्शन में 180 माइनस 2i, ये घटा दो तो बन गया 6, 8 में से 7 में से 7 गया 0, 106 आएगा। और यहाँ का डेविएशन कितना आएगा, कन्फर्म है कि ये 27 डिग्री है ना, तो ये जो भी आएगा ये 90 से कम आएगा। तो पी का आंसर क्या होगा, पी का आंसर है डेविएशन इन लाइट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो पी का 1 होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री गलत कर रहा है, इक्वल टू 90 गलत कर रहा है। स्पीड ऑफ फाइनल रिफ्लेक्टेड रेस इज सेम है स्पीड ऑफ इंसिडेंट रेस। हाँ सही कह रहा है, क्योंकि नहीं है क्योंकि मीडियम अलग अलग है ना, सॉरी सेम आई क्योंकि एक ही मीडियम आ गया, एक ही मीडियम आ गया। तो पी का आंसर हो जाएगा 1 and 4, पी का आंसर है 1 and 4। तो पी का आंसर उन्होंने क्या दिया, पी का आंसर है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस इज सेम। इसमें ना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करेंगे। पी का आंसर क्या हो सकता है 1 and 4। फिर क्यू क्या, लेस देन 90 डिग्री, सही कह रहा है। क्यू का आंसर होगा तुम्हारा 2, और स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि रेफरेंस कम हो रहा है तो बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो इक्वल होगा क्या, नहीं गलत कह रहा है। क्यू के बाद आर पे आता है, आर का जो आंसर लिखोगे तो आर का रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका भी आंसर 1 आएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा आएगा। 181 नहीं, 90 से 90 के बराबर आएगा ना, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i तो 2 इंटू 45 है ना, दैट इज 90, इक्वल टू 90 रहेगा, तो 3 बनेगा। और इसमें भी 4 आना चाहिए, जो स्पीड आ रहा सेम, रिफ्लेक्टेड का 3 का 4 आना चाहिए। आर के बाद आ गया एस, एस के बाद टोटल डेविएशन, डेविएशन लाइट टोटल डेविएशन क्या होगा, यहाँ पे i1 प्लस i1 डेविएशन होता है i1, ये भी 90 है, i1 प्लस i2 माइनस है 60, 120, तो ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 1 आएगा। किसका, एस का आंसर 1 होना चाहिए। ये जो एस है ना, इस एस का आंसर 1 होना चाहिए, 1, तो एस का आंसर 1 होगा। और चूंकि मीडियम सेम है तो ये 4 देगा। अब देखो किससे मैच करता है, मैं ज़्यादा 4 ऑप्शन में एस का 1 आना चाहिए, तो
किसी मैच नहीं कर रहा। मिस्टेक यहाँ पे किया, देखिए ये होगा 30 डिग्री यहाँ पे। साइन आई ये इंसिडेंट एंगल है, ये ना रिफ्रैक्टेड एंगल है, उधर तो 60 बनेगा, ये 60 बनेगा, तो ये 30 होगा, तो ये बनेगा 30 डिग्री बेसिकली, दिस वन इज अगेन 30 डिग्री। R1 प्लस R2 बराबर ये होता है, तो 30 ये 30, तो ये 60 बनेगा, ये बनेगा 90। तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 माइनस ए 120। तो 120 90 से ज्यादा आ रहा है ना, बेटर। तो वो जो ऑप्शन है इसमें देखो, कुछ ऑप्शन चेक करते हैं किसे मैच कर रहा है। क्यू का 2 आ रहा है ना, देखो क्यू का 2 आ रहा है, किसे मैच कर रहा है, क्यू का 2, क्यू का 2 मैच कर रहा है इसमें और इसमें। आर का क्या आ रहा है, आर का 1 एंड 4 आ रहा है, आर का 1 एंड 4 3 एंड 4 है, तो 4 मैच करता नजर आ रहा है इसमें। तो मोस्ट स्टूपिड आंसर तुम बी को मार्क कर सकते हो, लेकिन बी में मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ये मिस्टेक है, ये 2 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, या इस 2 की जगह पे 1 एंड 4 होना चाहिए, 1 एंड 4, ये 1 एंड 4 होना चाहिए, तो इसको भी 1 एंड 4 होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, तुम समझ रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चीज है। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि इन ईच सिचुएशन द कॉलम 1 and some charge distribution are given with the all detailed explanation in the column 1 2. Electric potential energy in nature is given by in the column 2. Match the proper entries into 2 using the code given below the column. ये एनर्जी है, a thin cell of radius a and having a charge minus q uniformly distributed over its surfaces. तो जो पी पार्ट का जो आंसर आता है एनर्जी का, वो के क्यू स्क्वायर बाई 2r होता है, याद करो। ये एनर्जी बनेगी के 1/4 क्यू स्क्वायर अपन 2r, तो 4 इंटू 2 8 आएगा। तो सेल की जो एनर्जी होती है, सेल की एनर्जी होती है वो होती है क्यू स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पी का आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा है, 8 क्यू स्क्वायर, मतलब पी का आंसर होना चाहिए 1, पॉजिटिव इन साइन, अब 4 है पॉजिटिव इन साइन, तो पॉजिटिव था 4 होना चाहिए क्यू। A thin cell of radius 5a by 2 and having a charge minus q uniformly distributed over its surface, a point charge minus q placed at center, माइनस q यहाँ पे प्लेस भी किया। क्या करेंगे, ये वाला एनर्जी तो हो गई q के पास, इसके पास, प्लस इसके साथ जो इंट्रैक्शन रह जाएगी उसको लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो एनर्जी बनेगी दैट इज q, p लिख लो, और ये q वाला है क्यू स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बनेगा, प्लस इस सेल की वजह से इसके सेंटर का पोटेंशियल लिखो, इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल क्या आएगा, इस सेल की वजह से इसके सेंटर पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर, ये रेडियस 5a/2 है ना, तो आर के टर्म में भी रहे तो बाद में आर में पुट करेंगे 5a/2। तो इस माइनस क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से सेंटर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना क्यू स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। तो बनेगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 नीचे मल्टीप्लाई करो और 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगा 3, तो आएगा 3 अपन 8 क्यू स्क्वायर अपन पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर के ऊपर क्या लिखना 5a/2, 5a/2 करोगे तो 4 बन जाएगा, फिर 20 कटा हो जाएगा 3/20, मतलब क्यू का आंसर हो जाएगा 2, क्यू का आंसर होगा 2 एंड 4, पॉजिटिव भी तो आ रहा है, पॉजिटिव भी तो आ रहा है। अब ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ हैविंग अ चार्ज माइनस इन द फिगर, इसका तो ये होता है 3/5, ये होता है 3/5 आता है ना, 3/5 के, ये भी सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला को पता ही है क्या होता है, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन आर, तो के का पावर 4 प्लस 1, तो 4 इधर 5 इधर 20, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, आर का भी आंसर आएगा 2 एंड 4, और पॉजिटिव रहेगा। एस कह रहा है कि क्यू है
रेडियस 2a का, ये माइनस क्यू रेडियस r का। तो जो s का पोटेंशियल लिखोगे ना, दिस इज, सबसे पहले इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी, तो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या हुई, क्यू स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा, प्लस इसकी सिर्फ एनर्जी क्या बनेगी, 3/5, 3/5 मतलब 3/20, क्यू स्क्वायर अपान पाई एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा, प्लस इसकी वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी वजह से सरफेस का पोटेंशियल कितना आएगा, तो बाहर का पॉइंट है तो इन्हें कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 बनेगा पोटेंशियल बाहर का। इसकी वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा इतना, इंटू इस क्यू को मल्टीप्लाई कर दो ताकि स्क्वायर बन जाए, तो माइनस माइनस करके प्लस होना देगा। अब कैलकुलेशन करना बाकी है। तो ये 8 का टर्म बनेगा ना, 8 का टर्म भी बन जाएगा, तो 8 ये बन गया, 2 हटा गया, तो 8 मिलके ये 4 बना देगा और 4 बना देगा और ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ पे, 5 3 8 बनेगा, 8/20। ये कितना आया था, क्यू स्क्वायर अपन 2a बना था, टू एक सेकेंड रुको, जो ये सॉलिड स्फीयर है इसका, नहीं इस बाहर और क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपान 8, ये करोगे तो 2 तो 8 16 बन जाएगा ना, 16। तो मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r रेडियस 2a है तो 2 8 16, और ये क्या बनेगा 3/5 क्यू स्क्वायर अपान 8, ये क्या बनेगा 3q, 3q स्क्वायर अपन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू मतलब क्यू अपान 2a का टर्म आएगा ना, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा पोटेंशियल माइनस साइन के साथ, इसकी वजह से सरफेस पोटेंशियल बनेगा। बेस 2 है ना, अब 4 का टर्म आएगा तो 8 बना देगा, फिर इस क्यू मल्टीप्लाई कर तो बन जाएगा प्लस, ये बनेगा बेसिकली। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ये 16 बनेगा, ये 16 बन रहा है, 16 ये भी 16, तो 3 का टर्म बना देगा यहाँ पे। अब ये 20 है, तो एक काम करो, 16 × 5 80 आता है ना, तो 80, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 80 का ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 नहीं 80, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, 80 20 का 80, ये बनेगा 15, ये बनेगा 12, 15 और 12 कितना होता है 27, फिर थर्ड, और ये भी आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब एस का आंसर आएगा क्या, थर्ड एंड फोर्थ, तो एस का आंसर होगा थर्ड। तो देखो ये इसमें दिख रहा है, फिर क्यू का आंसर क्या है 2 4, क्यू का आंसर है, नहीं आर का आंसर है 2 4, आर का आंसर है 2 4, तो ये इसमें भी दिख रहा है, क्यू का आंसर है 2 4, तो 2 बट इसे ई में दिख रहा है, तो अब पी का आंसर क्या है 1 4, ठीक है, आंसर इज ए पार्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 45। ये कह रहा है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए विद द चार्ज q, रेडियस ए एंड चार्ज q, प्लेस concentric inside a conducting cell of b of radius b। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस a के बराबर है, इस पे चार्ज q है, कंडक्टिंग सेल ऑफ b ऑफ रेडियस b, इसका रेडियस b है, बाहर का सेल, अर्थ कर दिया जाता है इसको। C is the common center of A and B, P is the point between cell A and B, इस A और B के बीच में एक पॉइंट P है, R distance from center C,
मतलब वो कहीं इधर है, यहाँ पे है, ठीक है। देन मैच द कॉलम 2 to 1 ये सी 1 बिलो। तो फिर इस पे ना चार्ज Q1 आ जाएगा, ठीक है, ताकि इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो कर सके। तो पोटेंशियल जीरो करोगे तो अंदर वाले की वजह से, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज KQ अपान B आएगा, KQ अपान B, सेंटर से दूरी B होगा, इसके वजह से खुद का पोटेंशियल ये भी आएगा कि Q1 अपान B दैट इज 0। व्हाट इज Q1, इट इज माइनस Q। तो जब बाहर के सरफेस पे चार्ज आएगा वो माइनस Q बराबर आएगा, तभी जाके उसका पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताइए, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके वजह से तो आएगा नहीं, देखिए पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बाहर वाले की वजह से आएगा नहीं, सिर्फ इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब P की दूरी कितनी है, 2 मीटर, P की दूरी कितनी है, 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज, तो P पार्ट बता रहा हूँ, दैट इज KQ अपान R का स्क्वायर, और R कितना है, 2 का स्क्वायर, दैट इज KQ/4, दैट इज KQ/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/4 है, मतलब P का जो आंसर आएगा, जो P का आंसर होगा इस P का, वो KQ/4 बनेगा, मतलब P का आंसर होगा 3। फिर कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो इस दोनों की वजह से आएगा, इसके वजह से भी आएगा, इसके वजह से, दोनों को निकाल के जोड़ दो, आंसर दे देगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पोटेंशियल निकालो, इसका निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल बी एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, आंसर विल बी 0, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पे नेट पोटेंशियल इसके वजह से जो आएगा इस बाहर वाले की वजह से भी आएगा, यही आएगा। तो एस का आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब P का 3 होना चाहिए, P का 3 होना चाहिए और S का 4 होना चाहिए, P का 3 होना चाहिए और S का 4 होना चाहिए, जो कि ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। बाकी में निकाल लेना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे DPP नंबर 2। थैंक यू।